नमस्कार, मैं रामचंद्र यादव, डायट प्रवक्ता बलरामपुर, शिक्षा शास्त्र। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए विशेष तौर से हमने ये लेक्चर तैयार किया है। कल पिछले लेक्चर्स में हमने जो है शिक्षा के अर्थ के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा करेंगे, जिससे ये तय हो सके कि किस तरह से शिक्षा मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है। तो इन उद्देश्यों के तहत हम सर्वप्रथम देखते हैं कि शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए वो सर्वप्रथम शारीरिक विकास का होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए जो पहली आवश्यकता होती है वह शारीरिक विकास की होती है। ये जब शरीर का सही ढंग से विकास होगा तभी जो है स्वस्थ मन होगा, और जब स्वस्थ मन होगा तभी हम शिक्षा को अच्छी तरह से ग्रहण कर सकेंगे। तो सभी का ये विद्वानों का विचार है कि कोई भी व्यक्ति शरीर, मन और आत्मा के विकास का योग होता है। तो जिसके पहले पायदान पर हमारा आता है शारीरिक विकास। इसके बारे में अरस्तु महोदय ने कहा है कि हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी, अर्थात स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अतः इसलिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम हमें बच्चे के शारीरिक विकास पर ध्यान देना चाहिए, उसके पोषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि बच्चा स्वस्थ रूप से शारीरिक विकास कर सके। और उसके साथ साथ जब वह शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तो निश्चित तौर से उसके अंदर एक स्वस्थ मन का विकास होगा। अतः प्रत्येक शिक्षा व्यवस्था में सर्वप्रथम शारीरिक विकास पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। अतः जो शिक्षा का उद्देश्य है वो सर्वप्रथम शारीरिक विकास होना चाहिए। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि मानसिक विकास। सर्वप्रथम शारीरिक विकास के बाद हम देखते हैं कि अगर बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो निश्चित तौर से उसके अंदर स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होगा, जिसमें हम सर्वप्रथम देखते हैं कि बच्चे के अंदर मानसिक विकास के पहले पायदान पर उसमें सर्वप्रथम भाषा का विकास होता है, जिसके अंतर्गत बच्चा भाषा विकास में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सीखता है। यह भाषा विकास बच्चे को उसके परिवार में मिलता है या परिवार के द्वारा उसका भाषा विकास होता है। इसी मानसिक विकास के अंतर्गत दूसरे पायदान पर आता है कि बच्चे में जब भाषा विकास हो जाता है तो उसके अंदर निरीक्षण, कल्पना, स्मृति और तर्क जैसे गुणों का विकास किया जाता है। अर्थात भाषा विकास के बाद बच्चे में निरीक्षण करने की शक्ति विकसित हो, कल्पना करने की शक्ति विकसित हो और उसकी याददाश्त या स्मृति मजबूत हो, जिससे बच्चे में तर्क करने की क्षमता का विकास हो। अर्थात मानसिक विकास के द्वारा बच्चे में विभिन्न शक्तियों का विकास हो, ताकि वह अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके और समाज के लिए एक सशक्त मानव संसाधन के रूप में उसका विकास हम कर सकें। तीसरे नंबर पर आता है व्यष्टिक एवं सामाजिक विकास। इसके अंतर्गत क्योंकि भारत में लोकतंत्रीय व्यवस्था है, तो कोई भी लोकतंत्र व्यक्ति के व्यष्टिक विकास पर विशेष बल देता है, जिसमें व्यष्टिक विकास के लिए बालक के उसकी रुचि, रुझान, योग्यता आदि के अनुसार उसको शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। अर्थात हम देखते हैं कि बालक की रुचि किस क्षेत्र में है,
उसकी रुचि के अनुसार उसको शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, उसका रुझान कहाँ पर है, उसकी योग्यता कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है कि वह ये शिक्षा ग्रहण कर सकता है अथवा नहीं कर सकता है, अर्थात उसकी रुचि के अनुसार, योग्यता के अनुसार और रुझान के अनुसार उसको शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके साथ साथ व्यष्टिक विकास के साथ साथ, क्योंकि उस बालक को समाज में रहना है, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना है और समाज के लिए उसको कार्य करना है, मिलजुल कर कार्य करना है, इसलिए उसके सामाजिक विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। जब बालक का व्यष्टिक विकास हो जाता है तो वह क्योंकि विद्यालय में जाता है तो वहाँ पर विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय से संबंधित बच्चे आते हैं और निश्चित तौर से उनमें आपसी मतभेद होता है या टकराव होता है विचारों में, तो इसमें इस शिक्षा के द्वारा उनको मिलजुल कर कार्य करने की शिक्षा दी जाती है ताकि वह समाज में बेहतर ढंग से रह सकें और अपना जीवन यापन कर सकें, अर्थात उनमें सामाजिकता का विकास करने के लिए विशेष जोर दिया जाना चाहिए। चौथा हम देखते हैं सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास। शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? सांस्कृतिक सहिष्णुता, क्योंकि देखते हैं भारत विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र है, इसमें विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न संस्कृति के लोग निवास करते हैं। प्रत्येक समाज के व्यक्ति अपने अपने रहन सहन, खान पान की विधियाँ, भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन आदि का जो समुच्चय रूप होता है उसी को संस्कृति कहते हैं। यह संस्कृति की शिक्षा बालक को तो उसके समाज से उपलब्ध हो जाती है, विभिन्न कार्यक्रमों में वह भाग लेता है, विभिन्न समारोहों में भाग लेता है, जिससे उसको सांस्कृतिक शिक्षा या उसके संस्कृति की शिक्षा उपलब्ध हो जाती है। लेकिन वह बालक जब विद्यालय में आता है तो क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों से संबंधित बच्चे विद्यालय में आते हैं, जिससे उनमें सांस्कृतिक टकराव होना आवश्यक हो जाता है या सांस्कृतिक टकराव होता है, तो हमें उनको, बालकों को विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान देना चाहिए, बताना चाहिए। जो कुछ सामान्य सी बातें हैं, एक दूसरे से संबंधित बातें हैं, विकास की बातें हैं, उनको एक दूसरे की संस्कृतियों से परिचित कराना चाहिए ताकि उनमें सांस्कृतिक टकराव उत्पन्न न हो और एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास हो सके, जिससे बालक एक अच्छे संसाधन के रूप में देश के लिए विकसित हो जाए और वह समाज में अपना बेहतर से बेहतर योगदान दे सके। 5वें नंबर पर आता है नैतिक एवं चारित्रिक विकास। किसी भी समाज के कुछ आचरण संबंधी नियम होते हैं और उन नियमों के प्रति आस्था रखना और उनका पालन करना नैतिकता कहलाता है। और इनके पालन की जो आंतरिक इच्छा होती है उसको हम चरित्र के नाम से जानते हैं, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को एक नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से एक अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। अर्थात जब तक हम उस व्यक्ति के नैतिक एवं चारित्रिक विकास पर खास बल नहीं देंगे, तब तक उस व्यक्ति का अच्छे से विकास नहीं हो सकेगा और वह एक समाज के लिए एक अच्छा संसाधन साबित नहीं हो पाएगा। 6वें नंबर पे आता है व्यावसायिक विकास, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन जीने के लिए उसके लिए रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है। इन सभी के लिए व्यावसायिक शिक्षा का होना जरूरी है, जिससे उसको रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध हो सके, क्योंकि जो व्यावसायिक शिक्षा होती है वो विद्यालयों में सैद्धांतिक रूप से दी जाती है और विद्यालयों के बाद व्यावहारिक रूप से उसको समाज में वो शिक्षा मिलती है। अर्थात विद्यालय में विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि व्यक्ति का अच्छे से व्यावसायिक विकास हो सके, वह अपनी आजीविका के लिए किसी दूसरे पर निर्भर न रहे और एक अच्छे संसाधन के रूप में
अपने को विकसित कर सकें। 7वें नंबर पे आता है लोकतंत्र और लोकतंत्रीय नागरिकता की शिक्षा। क्योंकि भारत एक लोकतंत्रीय देश है, अर्थात भारत में उसकी लोकतंत्र की शिक्षा के लिए जो व्यवस्था की गई है, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, न्याय, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता। यद्यपि आज तक हम लोकतंत्र के इस आधारभूत लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके हैं पूरी तरह से। हमारे समाज में, हमारे भारतीय समाज में स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, न्याय, समाजवाद या धर्मनिरपेक्षता उपलब्ध नहीं हो पाई है। अतः प्रत्येक देश को या हमारे देश को इस तरह से शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि हम इसके 100% लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और हमारे देश में एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना हो सके। अतः हमें इन सभी पहलुओं पर खास जोर दिया जाना चाहिए। और 8वें नंबर पे आता है कि भारत में जनसंख्या, शिक्षा, पर्यावरण, आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की प्राप्ति। हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, अर्थात जनसंख्या शिक्षा पर हमें खास तौर से जोर दिया जाना चाहिए। हमें कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकें और उनको बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि की सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। पर्यावरण प्रदूषण देख रहे हैं काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण इस तरह से बढ़ रहे हैं कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है और विभिन्न तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो इस पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक किया जाना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वे पर्यावरण के प्रति एकदम से सचेत हो सकें और पर्यावरण को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकें। हमें आधुनिकीकरण के अंतर्गत विभिन्न नई तकनीकें आ रही हैं, उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, उनके बारे में बच्चों को परिचित कराना चाहिए ताकि हम आधुनिकीकरण के इस दौर में अच्छे से अच्छे, तेजी से तेजी, जल्दी से जल्दी विकास कर सकें और विकसित देशों की श्रेणी में हम आ सकें। राष्ट्रीय एकता हमें क्योंकि भारत जो है विविधताओं का देश है, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न समुदायों के लोग एक साथ रहते हैं, अतः उन्हें राष्ट्रीय एकता के लिए सब मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध या अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करने के लिए हम देख रहे हैं कि आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है, अंतर्राष्ट्रीयता का दौर है, जिससे हमें बच्चों में ऐसी भावना का विकास करना चाहिए कि ताकि वो देश में ही नहीं राष्ट्रीय एकता स्थापित करें बल्कि देशों विदेशों के प्रति एक ऐसा भाव रखें जिससे अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित हो सके और एक दूसरे का मिलजुल कर सहयोग कर सके और अपना विश्व का कल्याण कर सके। और अंत में हम देखते हैं कि धार्मिक सहिष्णुता का विकास, क्योंकि मनुष्य शरीर, मन और आत्मा का योग होता है, अतः इन सभी का विकास धर्म के द्वारा किया जा सकता है, अर्थात धार्मिक भावना का विकास करना हमारा प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए ताकि धार्मिकता प्राकृतिक रूप से, सामाजिक नैतिक रूप से उसमें एक ऐसी भावना का विकास करती है जिससे हम मिलजुल करके एक दूसरे का सहयोग करके अपना विकास करते हैं। किसी धर्म के प्रति हम कोई भेदभाव न रखें, ऐसा भाव बच्चे में उत्पन्न किया जाए ताकि धार्मिक सहिष्णुता का विकास हो सके और इस तरह से शिक्षा के प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। जो शिक्षा का उद्देश्य है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो, उसका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, नैतिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो। तो हम जब इन सभी पहलुओं को ध्यान में रख करके शिक्षा की व्यवस्था करेंगे तो निश्चित तौर से एक अच्छे मानव संसाधन का विकास होगा जो कि अपना ही नहीं समाज का भी कल्याण करेगा और समाज में एक ऐसी समरसता लाएगा
जिससे वो समाज और इतनी ऊंचाइयों पर जाएगा कि विश्व उसको देखता ही रह जाएगा। अतः आज हम लोगों ने इसके अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा की। अब आज अगले लेक्चर्स में, अगले व्याख्यान में हम शिक्षा के प्रकार की चर्चा करेंगे। नमस्कार।